हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज के चैप्टर 1 के हम आगे के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 23 तक। और आप देखोगे कि मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं सबके न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स के क्लियर होने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने में डर लग रहा है। ठीक है, देखना एक एक क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सीधा हम गिवन की बात करेंगे, कौन फाइंड आउट क्या करना है और सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, और गिवन फाइंड आउट हमें पता लगेगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, इसके अंदर कह रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्या आपके पास क्या है, दो स्पीयर है और दोनों इंसुलेटेड है, ए और बी, और दोनों 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है वो हमें फोर्स निकालना है। और दोनों का चार्ज, दोनों का ईच का चार्ज कितना, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो हमें दोनों स्पीयर का चार्ज दे रखा है, दोनों के बीच का हमें सेपरेशन दे रखा है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है। और आगे ये कह रहा है कि रेडियस को क्या करना है, द रेडियई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ए पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि ये आपके पास ए है, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है, और दूसरा आपके पास क्या है, बी है, इसके अंदर भी चार्ज कितना है, क्यू। दो स्पीयर है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगने वाला है, रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, F = K Q1 Q2 यानी Q × Q हो जाएगा, यानी Q² अपॉन में क्या बन जाएगा, R²। ये बनने वाला है। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q हमारे पास कितना दे रखा, 6.5 × 10⁻⁷ का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, और डिवाइडेड बाई R 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना होगा, 0.5। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 0.5 का स्क्वायर। बताओ क्लियर है। इसको सोल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 9 × 10⁹ इसको लिख लेते हैं 6.5 मल्टीप्लाई में 6.5 दो बार, और ये 10⁻⁻14, और नीचे क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम कितना, 0.5 × 0.5। बताओ क्लियर है। ये देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ये 5 से कितना हो जाएगा, 13, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 13। बताओ यही आने वाला है, यानी आपके पास आएगा 9 × 13 और ये मल्टीप्लाई के अंदर 10⁹ और -14 कितना बचेगा, -5। बताओ क्लियर है। इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। 117 को 13 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, ये 21 2 5 3, यहाँ पे 7 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 और ये 5। हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास आएगा 1521 × 10⁻⁻5। बताओ, अगर ये न्यूटन, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि पॉइंट लगा देता हूँ, 1.5 करूँगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पावर कम हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.52 × 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना फोर्स लगने वाला है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने गिवन देखा और सीधा फोर्स निकालने का हमें पता लग गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया फोर्स को। अब बी पार्ट के अंदर कह रहा है कि अगर व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, की इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्ज के पॉजिटिव है, साइन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है। कह रहा है कि रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों स्फीयर का चार्ज हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, एंड डिस्टेंस को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। तो पहले तो क्या कर लेते हैं हम, नया बी पार्ट का आंसर क्या करेंगे कि आपके पास नया चार्ज Q' कितना होगा, 2Q, पहले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और डिस्टेंस नहीं कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी R/2। तो पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या आने वाला है, F', यह आ जाएगा K 2Q × 2Q, दो बार हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, R/2 का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये बन जाएगा, देखना 2 × 2 4KQ², और डिवाइड में आ जाएगा R²/4, 4 भी ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 16KQ²/R²। यही आने वाला है। और KQ²/R² की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये रही। 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया फोर्स आ जाएगा, यानी F' की वैल्यू कितनी आएगी, 16KQ²/R² आया। तो क्या लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई में कितना, 1.52, और 10 की पावर क्या होगा, -2।
1.52 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, नया फोर्स आ गया। बताओ कि भाई यहाँ पे ऐसा मत करना कि आपने चार्ज की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 13 इंटू 10⁻⁷ लिख दिया, आर को आपने 25 मान लिया, फिर कैलकुलेशन आपको वापस करनी पड़ेगी। उससे अच्छा इस तरीके से फॉर्मूला बना लो। तो आप क्या करोगे कि 1.52 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 1 6 पंजे 30 और 1 31, 3 आ जाएगा, 6 और 3 9, यहाँ पे 2 5 1 एज इट इज 2 3, ये आपके पास 14 और ये 2। बताओ कितना आ रहा है, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद तो आपके पास आएगा 24.3 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये लिख लो, या फिर आप लिख लो 0.4243 न्यूटन। मैंने ये दोनों 10⁻² इधर पॉइंट में शिफ्ट कर दिए। ये आपके पास फोर्स आने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। बताओ क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहा है कि आपको एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर 3 ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ज पार्टिकल के, एक 1 जा रहा है, एक 2 जा रहा है, 3 जा रहा है। तो हमें पहले तो ये बताना है कि ये तीनों के साइन क्या होने वाले हैं, ठीक है, और ये और बताना है कि कौन से पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास इसके अंदर देखोगे तो 1 जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। 1 किधर जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को, यानी 1 आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। 2 भी किधर की तरफ अट्रैक्टेड है? पॉजिटिव की तरफ, तो 2 भी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है। 3 किधर जा रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो 3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पता है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप क्या लिखोगे कि आपका 1 एंड 2 तो कैसा चार्ज होने वाला है? नेगेटिव चार्ज होने वाला है, पहली बात। 3 आपका कैसा होने वाला है चार्ज? वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो हमने चार्ज के क्या निकाल दिए? साइन निकाल दिए। अब ये कह रहा है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होने वाला है। तो याद रखना, जो पार्टिकल सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, उसका चार्ज और मास का रेशियो भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। यानी अगर स्पीड उसकी ज्यादा होगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है? तो देखो 1 और 2 के कंपैरिजन में 3 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चार्ज और मास रेशियो किसका, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होने वाला है? 3 का होने वाला है। यानी 3 का क्या होगा? चार्ज टू मास रेशियो होने वाला है। बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 फ्लक्स का न्यूमेरिकल है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। फ्लक्स में देखो, फ्लक्स का सीधा फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड, A एरिया, और cos थीटा। थीटा किसके बीच में होता है? एरिया वेक्टर, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। और इस थीटा में ही दिक्कत आती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हम थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे कि आपको कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है? आई कैप में है, मतलब एक्स एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दे रखी है, उसका हमें फ्लक्स निकालना है, मतलब उस स्क्वायर के एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स निकालना है। बट जो आपका स्क्वायर है उसका प्लेन कौन से प्लेन में है? किसके पैरेलल है? वाई जेड के पैरेलल है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना? 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का? किसका? स्क्वायर का। तो एरिया होगा साइड का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो गया? 0.1 मीटर का स्क्वायर, यानी 0.01। और यहाँ पे हम एरिया की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। एक चीज़ सोचना कि जो भी प्लेन होता है, जो भी आपका क्लोज सरफेस है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसका प्लेन क्या है स्क्वायर का? वाई जेड। वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। तो वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, यानी आपका एरिया वेक्टर किस में होगा? एक्स एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेते हैं? आई कैप लिख लेते हैं। ये भी एक्स एक्सिस में, ये भी एक्स एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। या तो आप क्या लगा लो? E A cos थीटा लगा लो, थीटा कितना ले लेंगे? 0। या फिर आप सीधा फ्लक्स निकालोगे तो क्या कर लो? E डॉट A कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो। कैसे करोगे? E की लिखोगे 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, डॉट करेंगे किसके साथ? 0.01, और ये आई कैप, ये दोनों तो क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में 0.01, और आई डॉट आई आपका कितना हो जाएगा? 1। या cos 0 लिखोगे तो cos 0 भी 1 होगा। ये समझ में आया नहीं आया? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है, आई कैप में। आपका जो स्क्वायर है उसका प्लेन वाई जेड के पैरेलल है, यदि प्लेन वाई जेड में है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किस में होगा? एक्स में होगा,
यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में, एरिया वेक्टर भी एक्स में। थीटा कितना हो गया 0। ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। अब फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपके पास फ्लक्स आ गया। दूसरा वाला बी पार्ट देखना, बी के अंदर क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। सेम स्क्वायर का मतलब आपके पास क्या है, एरिया की वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये क्या कह रहा है कि आपके पास स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो लाइन पढ़ना, नॉर्मल टू दी इट्स प्लेन, क्या लिखा हुआ है नॉर्मल टू इट्स प्लेन, कि जो भी आपके पास एरिया है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है एरिया वेक्टर जो है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ऐसे है कि ये प्लेन मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं प्लेन मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस में ही आपका कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। प्लेन बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है एरिया वेक्टर। ये प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है 60 डिग्री पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं फ्लक्स का, क्या होगा ई ए कोस थीटा। तो यहाँ से ई तो आपका सेम ही रहने वाला है 3 × 10⁻3, एरिया भी सेम ही रहेगा कितना 0.01, और ये क्या हो जाएगा कोस 60। कोई दिक्कत, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तो आ जाएगा, ये तो 10 बचेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, यानी 30, और कोस 60 कितना होता है 1/2 यानी 15 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास फ्लक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 15 की। 15 के अंदर भी हमें 14 का यूज लेना है। ये कह रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14, कि जो आपके पास 14 क्वेश्चन नंबर 14 में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर रखने वाले हैं, इसके अंदर रखने वाले हैं। मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास हो जाएगी 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, ठीक है। Through a cube of side 20 centimeter oriented, so its faces are parallel to the coordinate planes। ये क्या कह रहा है कि हमें नेट फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हमारे पास यूनिफॉर्म है, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है एक्स एक्सिस में जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर इतना है। हमें एक क्यूब का फ्लक्स निकालना है, ठीक है, और उसके जो फेसेस है वो पैरेलल है किसके कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी, पहले तो मैं आपको क्यूब समझाता हूँ कि आपके पास समझना, ये क्यूब है, इस क्यूब का हमें क्या निकालना है टोटल फ्लक्स निकालना है। क्यूब की साइड भी आपको दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है किससे एक्स एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस का मतलब एक तो इस सरफेस से पास होगा और एक इससे पास होगा, और दोनों फेसेस क्या आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है, ठीक है। याद रखना टोटल फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। रीजन बताता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। पहली चीज़ यहाँ पे देखना कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका फ्लक्स निकालेंगे पहले वाले का, तो इस पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो किधर है पॉजिटिव आई कैप में, यानी प्लस का है आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में जा रहा होगा। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा होगा राइट में जा रहा होगा। इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर सेंटर से या प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, तो ई और एन कैप के बीच में इसका एंगल कितना बनेगा 180। इसमें देखना एरिया वेक्टर सेंटर से या प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसका बाहर इधर होगा क्योंकि अंदर तो क्यूब में चला जाएगा, और इसका बाहर इधर होगा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। इसमें ई और एन कैप के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अगर आप लेफ्ट वाले का फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे ई ए कोस 180। कोस 180 क्या होगा -1, तो फ्लक्स कितना आएगा माइनस का ई है। भाई एरिया भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। राइट वाले का जब आप फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे ई ए कोस 0। कोस 0 कितना आएगा +1, तो फ्लक्स का ये प्लस का फ्लक्स आ जाएगा ई ए। क्यूब का हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो नेट फ्लक्स आपके पास फाइव नेट कितना आएगा माइनस का ई ए प्लस का ई ए, तो नेट कितना आ रहा है 0। आया समझ में कि अगर पैरेलल फेसेस है कोऑर्डिनेट सिस्टम के तो उनका फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, क्यूब में नॉन यूनिफॉर्म का भी आता है, आपको एग्जांपल मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे क्या होने वाला है,
फ्लक्स अलग होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो आपका नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी की उतनी क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, तो क्या हो गया, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। ये आपके पास ध्यान रखना, समझ में आया। यही पूछ रहा है कि एक क्यूब है उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इस क्यूब का हमें क्या निकालना है, साइड दे रखी है, फ्लक्स निकालना है, पैरेलल साइड से ये दोनों। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जा रहा होता तो वाई का भी जीरो ही होता, वाई में जितनी एंटर करती उतनी उतनी लीव कर जाती, नेट कितना आता, जीरो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो इसके अंदर भी हमें बात करनी है फ्लक्स की। सबसे पहले दो, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 × 10⁻³ ये कह रहा है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमें किसी बॉक्स का दे रखा है कितना, 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। कि आपके पास कि केयरफुल मेजरमेंट से पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट कि नेट आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है सरफेस का कि उस बॉक्स का वो कितना है, 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमें फ्लक्स दे रखा है, तो सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है, चार्ज बताओ। तो गॉस थ्योरम लगाओ मेरे भाई। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स होता है टोटल, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है वो उसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हमें उसका टोटल आउटवर्ड फ्लक्स पता है, तो उसका हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स कितना, 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40, 4, 64 और 4 68, 6 और 64 और 6 70, ये आपके पास आने वाला है, यानी 70.8 × 10⁻⁻9। बताओ, यानी 70.8 नैनो कूलम लिख सकता हूँ या फिर कूलम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास कूलम लिख लो, ये आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, चार्ज आ गया, सॉरी चार्ज आ गया। बी पार्ट में देखो, ये समझ में आया नहीं आया कि किसी भी क्लोज सरफेस का आपको टोटल फ्लक्स पता है तो गॉस क्या कहता है, उसका फ्लक्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, उसमें टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। बी पार्ट की बात करते हैं कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। ये कह रहा है बी पार्ट के अंदर कि आपके पास बॉक्स का टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, जीरो है, टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो है। इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कि उसके अंदर बॉक्स के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ऐसा है या फिर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट होना या नहीं होना अलग चीज़ है। अगर उस बॉक्स का टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या है, जीरो है। पर टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी की उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है, तब भी क्या होगा, नेट चार्ज जीरो है। और नेट चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, हाँ उसका टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उस केस में भी आपका फ्लक्स क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो चार्ज तो प्रेजेंट हो सकता है बट टोटल चार्ज क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसका नेट आंसर क्या होने वाला है, नो। आया समझ में कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी नेगेटिव के लिए उतनी की उतनी क्या होगी, पॉजिटिव से बाहर निकल जाएगी। तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या होने वाला है, फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा बट चार्ज तो प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा कि हाँ चार्ज प्रेजेंट रहने वाला है। बताओ क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, एक स्क्वायर शीट दे रखी है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर शीट से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है कितने, 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमें इस स्क्वायर का क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है। और एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखा है, वापस सुनना क्या कर रहा है कि एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर शीट के मिड पॉइंट से सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, मिड, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो इस स्क्वायर शीट का फ्लक्स क्या होगा,
तो पहली बात तो चार्ज आपका क्या ओपन है, चार्ज आपका क्या है ओपन है। यहाँ पे गॉस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, जब भी चार्ज गिवन होता है ना और फ्लक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चार्ज आपका 3D में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। चार्ज को हम 3D में क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूबिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। देखो कैसे, हिंट में भी यही लिखा हुआ है, अगर आप हिंट देखोगे तो हिंट क्या लिखा हुआ है, थिंक ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कि मैंने एक क्यूब बना लिया। ये देखना, फील करना इसको। ये क्यूब बना लिया, क्यूब की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है। ये क्यूब की ये नीचे वाली फेस को हम क्या मान लेते हैं, अपना स्क्वायर मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इस स्क्वायर के यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, 10 सेंटीमीटर ऊपर गए तो ये स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे, इस फेस पे पहुंच जाएंगे। 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, क्यू चार्ज रखा होगा 5 सेंटीमीटर। ये क्यू चार्ज इस क्यूब के कहाँ पे पहुंच गया, सेंटर में, क्यूब के सेंटर में हो गया चार्ज। अब अगर आप देखोगे तो इस क्यूब का टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमें क्यूब का फ्लक्स नहीं पूछा, हमें तो अकेली इस स्क्वायर की सरफेस का फ्लक्स पूछा है, इस एक फेस का फ्लक्स पूछा है। क्लियर है। तो देखो पूरे क्यूब का चार्ज है क्यू, और ये क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो क्यूब के अंदर कितनी फेसेज है, 1 2 3 4, एक अंदर और एक बाहर, 6 फेसेज है। तो हर में चार्ज इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो इस अकेली फेस के पास, इस अकेले स्क्वायर के पास चार्ज कितना आ रहा है, Q/6 आ रहा है, कि भाई 6 फेसेज है, इक्वली डिवाइड होगा तो इसके पास चार्ज कितना आएगा, Q/6। तो इस अकेली फेस का अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज इसका कितना है, Q/6 अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फ्लक्स कैसे आ जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। इस अकेली फेस का फ्लक्स आ जाएगा। आया समझ में। इसका फ्लक्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, Q तो हमें पता है 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 की पावर -6, और ये 8.85 इंटू 10 की पावर क्या करेंगे, -12। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 नीचे 3 इंटू 8.85 करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 15 आ जाएगा, 1 और 8 इंटू 3 24 और 1 25 5, और ये 2 आएगा और 24 और 2 26, 26.55। और ये 10 की पावर ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +12, और -6 कितना बचेगा, +6। आप इसको लिख सकते हो 50/26.55, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5, एक जीरो इधर शिफ्ट कर दिया, ये होने वाला है। अब अगर आप देखोगे 50 को 25 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है, 26.55 से करोगे तो अप्रोक्स आंसर कितना आएगा, 1.8 ही कुछ आएगा, 8 या 8.9। और यहाँ पे आप तो 1.88 आएगा, या फिर आप सीधा क्या लिख सकते हो, अप्रोक्स 1.9 इंटू 10 की पावर 5 यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो खुद से भी, अप्रोक्स आंसर इसी के आसपास आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रो कूलम जो कि रखा हुआ है किसी क्यूब के सेंटर के ऊपर, और उसकी साइड आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, क्यूब का फ्लक्स निकालना है, ठीक है। क्यूब की किसी फेस का नहीं निकालना, पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालना है। तो देखो आपको चार्ज दे रखा है, और जब भी चार्ज गिवन होता है और फ्लक्स निकालना होता है तो आप क्या लगाओगे, गॉस थ्योरम लगाओगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, E cos थीटा लगाते हैं। तो आपको चार्ज दे रखा है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमें कितना दे रखा है, 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और अपॉन में 8.85 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12। ये आने वाला है। यानी आप देखोगे 2 इंटू 10 की पावर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर जाके +12 -6, और ये 8.85, ये आने वाला है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, जिसको मैं 20 इंटू 10 की पावर 5 और अपॉन में 8.85 लिख लेंगे। अब 20 को 8.85 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये 20 और ये 8.85, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे आपके पास कितना आने वाला है, 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आएगा 0 1 16 1 17, और ये 17.7, कितना आएगा, 17.7। अब 17.7 आया, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2.3,
यानी जैसे ही यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी 2.2 ही आने वाला अगेन। यानी आंसर आपके पास अप्रोक्स कितना आएगा 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बाकी एग्जैक्ट आंसर के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 भी आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। देखो सारे क्वेश्चन गॉस के हैं, फ्लक्स के हैं। गॉस थ्योरम लग रहा है या तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा या ये cos थीटा निकलेगा। फ्लक्स के ही क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में भी आता है एक क्वेश्चन फ्लक्स का। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको उसका दे रखा है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। कि आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके सेंटर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इसका फ्लक्स आ रहा है, वो आ रहा है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इसका फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज भी क्या है, नेगेटिव में है। उसकी भी बात करेंगे। पहले ए पार्ट पढ़ो, ए पार्ट का आंसर क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, कि इसकी रेडियस हम r की जगह क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 2r। ठीक है, तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, फ्लक्स कितना पास होगा इसकी सरफेस। अगर आप रेडियस डबल कर दोगे तो देखो फ्लक्स होता क्या है, आपको इसका चार्ज पता है, इसके अंदर चार्ज पता है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा गॉस के अकॉर्डिंग, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप रेडियस डबल कर दोगे तब भी फ्लक्स क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। नहीं समझ लो, फ्लक्स क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना का उतना फ्लक्स पास होगा, क्योंकि चार्ज सेम है और एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आपको फ्लक्स पता है, आपको एप्सिलॉन नॉट पता है, चार्ज निकाल लेते हैं। आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आपका कितना है, -1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये चार्ज आ जाएगा -8.85 इंटू 10⁻9 कूलम, या फिर -8.85 नैनो कूलम, नेगेटिव में आएगा चार्ज। बताओ क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपका गॉस के एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल है। इसके अंदर कह रहा है कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज। कि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, कैपिटल R दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या अननोन है, क्यों हमें पता नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इतना, क्या कह रहा है कि इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, तो 10 तो रेडियस है तो 20 क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, यानी स्मॉल r आपके पास कितना होगा 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और जो पॉइंट्स है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड है, यानी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी या उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। इनवर्ड का मतलब चार्ज कैसा है आपका, चार्ज आपका नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने वाले, इनवर्ट कब होती है, जब चार्ज आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो चार्ज का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमें क्या करनी है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। सिंपल सी कहानी है, क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर आउटसाइड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है और चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ई आउटसाइड का फॉर्मूला सीधा सीधा एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था, क्या होता है के क्यू, और बाई डिस्टेंस कितनी स्मॉल r है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। के पता है, आर पता है, 20 सेंटीमीटर, क्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो 1.5 इंटू 10⁻³, 9 इंटू 10�9, क्यू हम निकाल लेंगे, और आर कितना, 20 को क्या लिखेंगे मीटर में, 0.2 का स्क्वायर। ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³, ये 0.04 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाएगा 9 इंटू 10�9। यही आने वाले किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की। सॉल्व कर लो।
ठीक है, सोल्व करोगे तो ये देखना 1.5 इंटू 4 कर लेते हैं, ये 10 की पावर -2 कर लेंगे। तो यहाँ पे या तो लिख लो 1.5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, ये -2 और ये 3, तो 10 की पावर 1 बचेगा। और यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 4 कितना होगा 6/9, और ये 10 की पावर कितना आ जाएगा -8। 3 से ये 2, 3 से ये 3, तो 2/3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम चार्ज आने वाला है। यानी हम क्या लिखेंगे 0.67 -8 कूलम, इतना चार्ज होगा। और चार्ज का साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्ट जा रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, बताओ क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 के अंदर भी ये कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, डायमीटर। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर सिंपल सी कहानी है भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है। लाइन क्या क्या लाइन पढ़ो, क्या गिवन है लिख लो, अगली लाइन पढ़ो क्या गिवन है लिख लो, ठीक है। टू फाइंड क्या है, क्या फाइंड करना है वो लिख लो, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, कौन से टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। देख लो मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व किए, सारे वही है, बट एक बार आपको 1-2 बार करने पड़ेंगे। आप सोचोगे ना मैं डायरेक्ट पेपर में ही करूं, एग्जाम में ही मेरा आंसर आ जाए, नहीं आएगा। पहले प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की, वहाँ पे हो सकता है फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे। प्रैक्टिस करके जाओगे तो किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई गलती होने के चांस नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास देखो डायमीटर आपको दे रखा है कितना 2.4 मीटर, तो आपके पास सिंपल सी कहानी है, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, ये रेडियस हो गई। ये कह रहा है कि उसकी सरफेस डायमीटर के बाद है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कितना दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से माइक्रो की जगह क्या लिखेंगे 10 की पावर -6, और कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ये दे रखा है। क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज निकालना है, रेडियस पता है। पहले तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ए पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो स्फीयर का एरिया क्या होगा 4πr²। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो सिग्मा के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 4πr²। सिग्मा पता है, 4π पता है, आर रेडियस गिवन है, पुट कर दो चार्ज आ गया। देखो सिग्मा कितना आपके पास 80 × 10 की पावर -6, एरिया 4π की वैल्यू क्या ले लेंगे 3.14, और रेडियस आपके पास कितनी है 1.2 हाँ स्क्वायर। सबको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, चार्ज आ गया। चार्ज आ गया तो फिर हमें क्या पूछा गया, फ्लक्स पूछा है। तो गॉस क्या कहता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। देखो पहले तो इसको सोल्व करते हैं, चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा देखो 12.56 1.44, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई के अंदर 80 और ये 10 की पावर -6, बताओ, ठीक है। अगर आप इस तीनों को इसको ऐसा कर लो कि 80 को 8 कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12.56 को 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 2 5 20 और 2 22, ठीक है। अगेन 2 आ जाएगा, 8 और 10, 1 आएगा, 4 और 1 5, फिर आपके पास सेम ही आने वाला है, यानी 4 2 0 5 आएगा। फिर आपके पास यहाँ पे 6 5 2 1 4 6 8 0 8 और 1 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 18.08, राउंड ऑफ करके ये 18.09 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 × 10 की पावर -5 और मल्टीप्लाई के अंदर 18.09। 18.09 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72, तो 2 आ जाएगा, 7 बचेगा, फिर ये 0 और ये 7 हो जाएगा, ये 64 पॉइंट लगेगा 64, तो ये 4 आ गया, 6 बचेगा और ये 144 × 10 की पावर -5। यानी आप लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर 14.47 × 10 की पावर -5 कूलम आप चार्ज लिख सकते हो। बताओ ये आपके पास आने वाला है। एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना, मैंने जल्दीबाजी में किया बट ये आंसर होने वाला है। क्लियर है, चार्ज आ गया भाई। चार्ज आने के बाद क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना है बी पार्ट के अंदर। तो गॉस क्या कहता है, गॉस कहता है कि चार्ज अगर उसका हमें इंक्लोज चार्ज पता है तो चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो 14.47 × 10 की पावर -5 को डिवाइड कर देंगे 8.85 × 10 की पावर -12 से।
14.47 को 8.85 से डिवाइड करो, 14.47 को डिवाइड करो 8.85 से, तो सबसे पहले 8.85, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और 13 हो जाएगा आपके पास 5.62, ये आपके पास आने वाला है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 56.2 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 7 या 56 होता है, बट आगे 8.8 है तो ये आपके पास आएगा 1.6 के अराउंड, यानी अप्रोक्स आंसर कितना आने वाला है, ये तो 1.6 इन दोनों का तो, और ये 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि +12 होगा और -5 है तो क्या बचेगा प्लस का 7, और यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आने वाला है। बताओ, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा आसान है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ये कह रहा है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10 की पावर 4, यानी इनफाइनाइट लाइन चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितनी डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर पे, कि मान लो ये इनफाइनाइट वायर है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है और इससे 2 सेंटीमीटर दूर हम गॉसियन सरफेस बनाते थे और यहाँ पे हम क्या करते थे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है r डिस्टेंस दूर, तो हमें क्या करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2k λ/r, या फिर आप पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास आता था λ/2πε0r, याद है। तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4πε0 को k बना दिया। तो देखो 2k की वैल्यू क्या लिखेंगे 9 × 10 की पावर 9, लेमडा हमें निकालना है, r हमारे पास 2 × 10 की पावर -2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 × 10 की पावर 4। देखो 2 से तो 2 कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, ये आपके पास 10 की पावर -2 इधर आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 × 10 की पावर -2 और डिवाइड में 10 की पावर 9 क्या आने वाला है लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना, ये तो हो जाएगा 2/9, ऊपर जाके 10 की पावर 2 -9, तो लेमडा आएगा 10 की पावर -7, यूनिट होगी कूलम पर मीटर। ये आपके पास क्या आने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 आने वाला है। बताओ क्लियर है, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल, 2 थिन प्लेट्स है, देखो ये पहली प्लेट है, इस तरीके से बना लेते हैं, देखो ये पहली प्लेट है और इसी के पैरेलल में दूसरी प्लेट है, ठीक है, दोनों पैरेलल रखी हुई है, एक दूसरे के क्लोज है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी ये कह रहा है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है, बट साइन दोनों के क्या होने वाले हैं अपोजिट, मतलब एक की प्लस सिग्मा है दूसरे की माइनस सिग्मा, मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। ये आपके पास दे रखा है, और सिग्मा की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो है 17 × 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास है। ये कह रहा है व्हाट इज ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। सबसे पहले इन दी आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो देखो सिंपल सी कहानी है, याद रखना कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो पहले रीजन में नेट कितना आता है 0, दूसरे रीजन के आउटसाइड इसके अंदर थर्ड रीजन में भी क्या आता है 0, सेकंड प्लेट के आउटसाइड, और बिटवीन दी प्लेट्स आता है σ/ε0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से। तो पहले का आंसर कितना आएगा, यानी अगर आप ए पार्ट का देखोगे तो ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आएगा 0, बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट में कितना आएगा E = 0, और सी पार्ट के अंदर कह रहा है बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है E = σ/ε0। सिग्मा कितना है 17 × 10 की पावर कितना है -12, यही सॉरी -22, और ये कितना है 8.85 × 10 की पावर कितना आने वाला है -12, तो ये आपके पास अप्रोक्स आंसर बनेगा 1.9 × 10 की पावर -10 न्यूटन पर कूलम। बताओ कि एक दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम दे रखी है, साइन अपोजिट है, मतलब एक में प्लस है एक में माइनस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो पहली प्लेट के आउटसाइड क्या आएगा, बाहर कितना आएगा 0 रीजन 1 में, रीजन 3 दूसरी प्लेट के बाहर भी कितना आएगा 0, और बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा σ/ε0। ये सॉल्व कर लो। ये आपके पास एनसीईआरटी के सारे
बेक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हमने 2 पार्ट के अंदर सोल्व कर लिए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत आई है, नहीं समझ में आया तो वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।